फिर तुम्हें लगेगा बस अब तो मैं तृप्त हो गया, प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था सो पा लिया। आत्मगंगतन तीरतरंगित साथ मिलकर के बोलेंगे योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय, योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, समत्वं योगं उच्यते, समत्वं योग उच्यते, समत्वं योग उच्यते। समअवस्था को प्राप्त करना ही योग है। आज के सत्र को आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सभी मित्रों का, साथियों का, साधकों का आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का जो सत्र है उसमें हम अन्य अनेक विषयों की चर्चा तो करेंगे ही, परंतु आज परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सुबह के प्रातःकालीन सत्र की चर्चा करते हैं। ध्यान योग के विषय में बहुत सुंदर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बता रहे हैं और आप लोग उसका आनंद भी ले रहे होंगे। ओंकार के विषय में, गायत्री मंत्र के और महामृत्युंजय मंत्र के अर्थ के साथ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आजकल ध्यान करवा रहे हैं। और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही। यद्यपि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज सभी बातें बहुत अच्छी कहते हैं, परंतु हर रोज़ कुछ नया सीखने को, नया जानने को मिलता है। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक बात कही कि हम अपने शरीर से, इंद्रियों से कोई ना कोई जाने अनजाने में पाप करते हैं। मन से कोई ना कोई शुद्ध या अशुद्ध विचार आता ही है और मन में फिर ये भाव भी पैदा होता है कि जो शुद्ध अशुद्ध विचार आए हैं, हमारी इंद्रियां जो पवित्र नहीं थीं, उनसे कैसे हम परमात्मा को वर्ण करें। तो आज स्वामी जी महाराज अति इंद्रिय सिद्धियों के विषय में बात कर रहे थे, योग की। और उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को कहा कि आपकी इंद्रियां वह पाप में कभी लिप्त रही होंगी, आपके विचार कभी अशुद्ध रहे होंगे, परंतु आपकी बुद्धि में सकारात्मक नकारात्मक विकल्प पैदा हुए होंगे, परंतु जो प्राण आ रहे हैं वो कोई भी प्राण ऐसा नहीं है जो पहले आपने लिया था और दोबारा आ रहा है। अर्थात जो प्राण आपको इस वक्त प्राप्त हो रहा है वह प्राण पूर्णतः शुद्ध है। और उस शुद्ध प्राण से जब आप शुद्ध बुद्ध परमात्मा को आप
वर्ण करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से उस परमात्मा का आप वर्ण कर सकते हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण एक चर्चा थी, मुझे लगा आपके साथ साझा कर लूँ। आप लोग जिन लोगों ने आज सुबह ध्यान नहीं किया, प्रयास करें कि आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का फेसबुक और ट्विटर पर हमने शेयर किया है, लाइक किया है, उस ध्यान को आप अवश्य देखें। बहुत सुंदर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अपने गायत्री मंत्र का ओम अवरक्षण गति कांति प्रीति अवगहन रक्षण स्वामी अर्थ इच्छा हिंसा, अनेक नामों से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो हम उस ध्यान की प्रक्रिया से इस बात को आगे लेके चल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आप के सारे दोष हो सकते हैं। स्वामी जी का फोन है बेटा, अटेंड करके दे, लगा के दे, डीएनडी कार्ड। तो ज्योति तो आज के इस प्रक्रिया में प्रणाम महाराज जी। जी प्रणाम महाराज जी। ठीक है, तो शुरुआत में कितने जुड़ेंगे महाराज जी? ठीक है जी, ठीक है जी। ओम सभी योग साधक साधिकाओं को मेरा सादर प्रणाम। पूजनीय आचार्य श्री महाराज श्री का फ़ोन आ गया तो डॉक्टर साहब को जाना पड़ा। हम आज का अपना विषय ले रहे थे, अन्न ही प्राण है, अन्नम वै प्राणम। अन्न से हमें बल वर्ण और ओज की प्राप्ति होती है। और ओज क्या है? ओज जीवन है। ओज के नष्ट हो जाने पर जीवन नष्ट हो जाता है। तो इसलिए ओज हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अब जो 2-3 दिन हमने पाचन प्रणाली देखी, हमने भोजन का पाचन देखा। अब हम 2-3 दिन जो देख रहे हैं, डाइट देख रहे हैं कि रोज़ हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो ये 2-3 दिन कंटिन्यू रहेगा। आप इसको लगातार नोट करना चाहें नोट भी कर सकते हैं, और देखना चाहें तो एक बार लगातार देखिएगा। अगर हम डेली की डाइट देखें तो उसमें 2-3 नियम हैं। एक तो पथ्य। पथ्य क्या है? जो शरीर के लिए हितकारी है। पथ्य मतलब पथ देने वाला, रास्ता देने वाला, जो शरीर में कहीं स्रोतोरोध नहीं होगा उसका, वो रास्ता देता जाएगा स्रोतों को, और शरीर में पाचन और अवशोषण की क्रिया ठीक से होगी। तो वो हमारे लिए पथ्य है। अपथ्य जो शरीर के लिए हितकारी नहीं है। तन्न लक्ष्य, इसके लक्षण नियत नहीं है प्रत्येक के लिए, पथ्य और अपथ्य के लिए। कई चीज़ें तो अपथ्य हैं ही हैं, विष जो है वो अपथ्य है, लेकिन जो प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से पथ्य के कोई नियत लक्षण नहीं है। जिसके लिए जो चीज़ साथ में है, क्योंकि सबकी प्रकृति अलग अलग है, जिसके लिए एक के लिए वो चीज़ साथ में है, दूसरे के लिए नहीं है। तो इसीलिए पथ्य अपथ्य का ध्यान रख के हमें भोजन करना चाहिए। पथ्य के सेवन, एक वो भी आया कि पथ्य के सेवन वाले को औषध की क्या आवश्यकता, और जो रोगी है वो पथ्य का सेवन ना करे तो भी उसे औषध की क्या आवश्यकता। अगर हम पथ्य का सेवन कर रहे हैं तो बीमार होंगे नहीं, तो औषध की आवश्यकता नहीं। और अगर रोगी है, वो रोगी होके भी अपथ्य का सेवन कर रहा है, तो भी औषध देने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि औषध कार्य अपना सही तरह से नहीं कर पाएगी। तो इसलिए पथ्य अपथ्य को हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो एक नियम तो ये हो गया कि किसी के लिए नियत नहीं है, क्योंकि हर एक की प्रकृति अलग है, हर एक का प्रदेश अलग है, किस देश में हम रहते हैं, किस वहाँ का वातावरण कैसा है, ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं। दूसरा,
अति सर्वत्र वर्जित, किसी चीज़ की भी अति नहीं लेनी है, चाहे वो हितकारी भी है उसकी भी अति नहीं करनी है, क्योंकि हमारे शरीर में सब फीडबैक सिस्टम सेट हैं। ये थायराइड हार्मोन सिक्रीट हुआ, ब्लड में इतना लेवल आया, उसके बाद फीडबैक ब्रेन को पहुंच जाएगी, भी इतना लेवल हो गया तो वो अपने आप सिक्रीशन उसकी कम करते 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 बंद कर देगा। हर एक चीज़ की फीडबैक सेट है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है जब हम भोजन खाते हैं, 10-20 मिनट तक होगा, एक सैटिस्फैक्टी का लेवल आ गया, एक हमारी भूख का तृप्ति का लेवल आ गया, तो ब्रेन को सिग्नल मिल जाएगा और ब्रेन से सिक्रीशन कम होना शुरू हो जाएगा। तो हर एक का फीडबैक सेट है। कोई भी चीज़ अपनी मात्रा में पहुंची, अपने लेवल पे पहुंची, उसके बाद वो कम होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए हमें ध्यान से खाना चाहिए कि हमें वो लेवल पता लगना चाहिए कि अब ये तृप्ति का लेवल आ गया है। जब हम टीवी देखते हुए या उधर उधर देखते हुए खाना खाते हैं तो हमें वो लेवल नहीं पता लगता और हम कितना खा रहे हैं ये हमें पता नहीं लगता है। तो इसलिए अति सर्वत्र वर्जित। एक तो पथ्य किसी के लिए नियत नहीं और दूसरा अति नहीं करनी है। तीसरा, सर्वविध संपन्न आहार पूर्ण लाभ तब तक नहीं देगा जब तक हमारी मानस क्रियाएं उचित नहीं हों, जैसे चिंता, दुख, भय, ये सभी तनाव, ये सभी चीजें हैं। हम भोजन कर रहे हैं उस समय भी यही मानस लेके बैठे हैं तो भी हमारा जो भोजन है वो हमें पूर्ण लाभ नहीं पहुंचा पाएगा। तो ये तो सामान्य नियम हो गए कि हमें जो खाना लेना है वो उसके नियम क्या हैं। दूसरा, खाना कैसे लेना है, आयु वर्ग कर देख कर लेना है। इन्फेंट मतलब बहुत छोटा बच्चा, फिर बड़ा बच्चा और फिर उसके बाद अडल्ट, वो बड़ा हो गया, युवावस्था में आ गए। उसके बाद कुछ अलग सिचुएशंस आती हैं, जैसे महिलाओं में प्रेगनेंसी हो गई, लैक्टेशन हो गई, तब हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है जब बच्चे को माँ दूध पिलाती है। और दूसरा, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई सर्जरी हो गई, तो उसके बाद भी हमें अलग तरह की डाइट की आवश्यकता पड़ती है। फिर उसके बाद वृद्धावस्था में हमें अलग तरह की डाइट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये चीज़ें हमें देखकर अपनी डाइट लेनी चाहिए कि हम किस अवस्था में हैं और अब क्या चीज़ हमें ज़्यादा चाहिए। जैसे छोटे बच्चों में, इन्फेंट में देखें तो उनको क्या करने होते हैं, प्रॉपर माइलस्टोन कवर करने पड़ते हैं। मतलब कि इतने महीने में बच्चे ने चलना है, इतने महीने में बैठना सीखना है, फिर बोलना सीखना है, इसको हम बोलते हैं माइलस्टोन कवर करने हैं। उसके माइलस्टोन ठीक समय पर कवर हों, इसके लिए उसको भोजन की आवश्यकता है। तो उसको माँ का दूध देते हैं वो, और एनर्जी रिच फूड देते हैं, जो भी डाइट देंगे उसको एनर्जी जिससे जल्दी मिले उसे, और दूसरा गाय का दूध भी दे सकते हैं। तो हर एक की नीड के अनुसार हमें भोजन देना है। जब थोड़ा बड़ा बच्चा हो गया तो उसके लिए क्या देना है कि वो बार बार बीमार ना हो, इम्यूनिटी उसकी ज़्यादा बने, वो इन्फेक्शन से फाइट कर सके, वो उसकी बॉडी अभी ग्रोथ कर रही है, बॉडी बिल्डिंग, जिससे टिश्यू ज़्यादा बने। क्या चीज़ें देनी है उसको, टिश्यू की बॉडी बिल्डिंग वाली चीज़ें देनी है, प्रोटीन जैसे ज़्यादा। और दूसरा क्या देना है उसको, प्रोटेक्टिव फूड देना है, ताकि हमारे जो रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक बन पाए। फिर अगर अडल्ट एज में आ गया तो उसको अब बोन की डेवलपमेंट, उसकी बोन स्ट्रॉन्ग होनी है, तो भी उसको क्या होगा, बॉडी बिल्डिंग वाला मटेरियल देंगे, प्रोटीन्स देंगे, प्रोटेक्टिव फूड देंगे। है प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, तो उसमें अलग से एक्स्ट्रा फूड देंगे, उसको एक्स्ट्रा कैलोरीज देंगे, आयरन जो है एक्स्ट्रा देंगे, कैल्शियम जो है एक्स्ट्रा देंगे, ताकि बच्चे की पूर्ति भी माँ के द्वारा हो सके। जो वृद्धावस्था में लोग हैं उनको क्या देना है कि वो फिजिकली एक्टिव रह सकें और हेल्दी रह सकें। उसके लिए क्या देंगे हम, न्यूट्रिएंट जिसमें ज़्यादा हो ऐसा भोजन, और फैट फूड लो हो, जिसमें फैट लो हो। तो अब हम अगर देखें कि डेली 1500 से 1800 कैलोरीज लेनी चाहिए। ये कैलोरीज हमारे कार्यों पर भी निर्भर करती हैं कि अगर बैठे रहने का कार्य है तो हमें कम कैलोरीज लेनी चाहिए, अगर ऑफिस में मेंटल वर्क अधिक है तो हमें उसके हिसाब से कैलोरीज लेनी चाहिए। अगर एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, जो एथलीट्स हैं, जिनकी वर्किंग हार्ड है, जो मजदूर हैं, जो जिन्हें और अधिक फिजिकल वर्क करना पड़ता है, उन्हें अधिक कैलोरीज लेनी चाहिए। जैसे वो
3000 से 3500 कैलोरीज तक भी ले सकते हैं। और नॉर्मल हमें जो रखना चाहिए कि अगर हमारा सेडेंटरी बैठे रहने का लाइफस्टाइल है तो हमें 1500 से 1800 कैलोरीज तक डेली लेनी चाहिए। पूरे प्रोफेशनल है, एक ये प्रोफेशन है डाइट सेटिंग, और इसको आप अपने घर पे कैसे कर सकते हैं ठीक से, क्योंकि हम डाइट सेट करवा के मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 1 महीना 2 महीना 3000 5000 लेते हैं वो 1 मंथ की डाइट सेट करने का। और हमें डाइट तो हमें रोज ही खानी है, वर्षों तक खानी है, महीनों तक खानी है। तो इसलिए अच्छा रहेगा कि हम अपनी डाइट खुद सेट करें कि हमें डाइट हम कितनी ले सकते हैं। तो अगर आप लिख लेंगे इसको तो अच्छा रहेगा, अपने हिसाब से आप डाइट सेट कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था भोजन में 50% पार्ट किसका होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स का होना चाहिए, मतलब अनाज जो आप खाते हो। और 30% किसका होना चाहिए, दालें सब्जियां होनी चाहिए। और बाकी 15 या 20% बाकी चीज़ें होनी चाहिए, दही पापड़ अचार चटनी जो भी आप एक्स्ट्रा लेना चाहें। उसी हिसाब से अब देखा जाए तो फिर कार्बोहाइड्रेट जो है वो भोजन का, अब 3 चीज़ों के मतलब हम देखें कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है। कार्बोहाइड्रेट है भोजन में, प्रोटीन है, फैट है, और क्या ज़रूरी है, विटामिन्स ज़रूरी हैं, और मिनरल्स ज़रूरी हैं, और पानी ज़रूरी है। ये अगर हम एक नॉर्मल पूरा खाना लेते हैं तो सब चीज़ें अपने आप आती हैं। ये नहीं कि एक चीज़ में सिर्फ आयरन ही है बाकी चीज़ें नहीं हैं, एक चीज़ में सिर्फ विटामिन ही है बाकी चीज़ें नहीं है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ तत्व पाए जाते हैं। कोई एक चीज़ की अधिकता होती है तो उसको उससे ही जाना जाता है। जैसे प्रकृति में था कि वात के गुणों की अधिकता है तो उसे वात प्रकृति से जान लिया, लेकिन उसमें पित्त और कफ भी है। तो इसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे खाने में 50 to 60% होने चाहिए, लेकिन होने कितने चाहिए, 300 ग्राम से लेकर 350, 250 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक हम कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं डेली। प्रोटीन जो है 10 से 15% होना चाहिए। वो प्रोटीन लगभग कितना हो गया, 45 से 50 ग्राम तक हमें डेली प्रोटीन लेना चाहिए। फैट जो है वो 20 से 30% होना चाहिए हमारे खाने में, और वो भी लगभग 45 से 50 ग्राम तक होना चाहिए। तो आप अभी ये नोट करेंगे, इसका मनन करेंगे और अपना देखेंगे कि आप कितना लेते हैं और कितना ले सकते हैं। कैलोरीज डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको बता देंगे कि रोटी में कितना होता है, सब्जी में कितना होता है, वो भी आपको बता देंगे। तो ये 2-3 दिन कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, आप इसको नोट करते जाएं। 3 दिन के बाद आप अपनी डाइट सेट कर पाएंगे कि आपको क्या कितना कितना लेना है डेली के लिए। अब आगे के सत्र के लिए चलते हैं आदरणीय डॉक्टर साहब के पास। अभी आप डॉक्टर ज्योति को सुन रहे थे। जो बड़ा एक विषय है वो विषय कैलोरीज का है। जो आजकल सब लोग भोजन तो कैलोरीज के दृष्टिकोण से, खाना है तो कैलोरी के दृष्टिकोण से, कितना बर्न किया, एक्सरसाइज कितनी की, उसको सब लेकर चिंता करते रहते हैं। तो मुझे आप लोगों से इतना ही कहना है कि भोजन में एक संतुलन होना बहुत आवश्यक है, और वह संतुलन ही स्वास्थ्य का मूल तत्व है। हम इस बात को ध्यान में रखें। आज अभी क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का एक लाइव कहीं कार्यक्रम था, वहाँ जुड़ने की कुछ प्लानिंग में माननीय श्री का फ़ोन आ गया और आपसे बीच में विदा लेनी पड़ी। तो माउस, तो मैं आप लोगों के साथ आज के जो इस पूरी प्रक्रिया में आपके साथ आज मूल बंध को लेकर हम समापन की ओर हैं, और जालंधर बंध के विषय में आज चर्चा करेंगे, और 2 कल मुद्राओं के विषय में चर्चा करेंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो है विपरीत करणी मुद्रा और शक्ति चालन। वज्रूली हम उसको छोड़ेंगे, और कल हम प्रयास करेंगे कि कल आपको तीसरा लेसन हमारा समाप्त हो जाए। कल नहीं हो तो परसों तक, तो 9 तारीख को तो हमने प्लानिंग कर रखी है कि उसको ख़त्म करेंगे ही, कैसे भी करके जल्दी जल्दी में उसको निकालेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि मूल बंध और उद्यान बंध जो है, अ टेक्निक विच
redistribute and rechannel the pranic heat and pranic energy. अब प्राणिक एनर्जी क्या है, प्राणिक हीट क्या है, मूल मंत्र उद्यान बंध में क्या होता है इसका? तो ये नर्वस इंपल्सेस को जो फ्रॉम लोअर टू हायर सेंटर्स भेजने का काम करती है। आज हमारे आदरणीय भाई भंवरलाल जी, उनके सुपुत्र राजकुमार का जन्म दिवस है, तो आप सबकी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई, उनको बहुत अभिनंदन। बाकी सारी चर्चाएं आज साथ साथ करेंगे। तो आप अपना डेजिग्नेशन, आप कौन से ज़िला से हैं वो आप लिख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि तो बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ लोगों ने पूछा कि वृत्ति, हमें समझ में नहीं आई कि वृत्ति क्या है। तो वृत्ति इतनी है कि वृत्ति का मतलब है कि जो आपके मन को कलुषित करे, मैला करे, वो वृत्ति है। वृत्ति मायने कि जो डिफरेंट कलर कर दे आपके मन के अंदर, जो शुक्ल वर्ण है उसको बदलकर अलग अलग वर्ण पैदा कर दे, वह वृत्ति है। डिकलरेशन कर दे, वो नेगेटिव वृत्ति है, और शुक्ल की ओर ले जाए तो वो पॉजिटिव वृत्ति है। तो वृत्तेह पंचतयः क्लिष्टः क्लिष्टः क्लिष्ट, शुक्ल और कृष्ण दोनों प्रकार की वृत्तियां होती हैं। तो हम बीच बीच में जो जो आपके प्रश्न होंगे इसको आगे लेंगे। तो मैं कह रहा था कि मूलबंध और उद्यानबंध जो हैं, दीज आर द टेक्निक विच डिस्ट्रीब्यूट एंड रीचैनलाइज योर प्राणिक एनर्जी एंड नर्वस इम्पल्सेस फ्रॉम द लोअर टू हायर सेंटर, फ्रॉम द ग्रॉसर टू सबटलर सेंटर्स। तो आपको उच्च चेतना की स्थिति में पहुंचाने का कार्य करती है, लाने का कार्य करती है। तो हम आज चर्चा कर रहे थे अपने दो विषय, हमने आपसे कहा था कि हम कल आपसे पुनः चर्चा करेंगे। मूलबंध की जब चर्चा आ रही थी तो हमने कहा था एक अश्विनी मुद्रा होती है, उस अश्विनी मुद्रा की हम चर्चा करेंगे। एक बार आईपैड में पेज नंबर 349 खोल दीजिए। तो हम अभी इसको आपके साथ साझा कर रहे हैं कि जो नाद और बिंदु के विषय में बात आई थी, नाद को हमने कहा था कि वो नाद कैसे होता है, वो बिंदु क्या है। तो हमने कहा था कि उसको शुक्ल बिंदु और रक्त बिंदु दो नाम से भी पुकारा जाता है। लोग उसको इस तरह भी डिपिक्ट करते हैं कि शुक्ल मायने सूर्य तत्व और शुक्ल मायने चंद्र तत्व और रक्त तत्व माने, रक्त बीज मायने सूर्य तत्व। और ऐसा भी कहा जाता है कि शुक्ल तत्व मायने स्पर्म और रक्त तत्व मायने ओवम। और इसको शिवा और शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। और इनके जो मर्जिंग ऑफ द टू इज कॉल्ड नादा, इन दोनों के मर्ज होने की जो स्थिति है उसको नाद कहा जाता है। इसके विषय में चर्चा आ रही थी। तो हम बीच में मैंने कहा कि आपको उन चक्रों के विषय में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जो महाबिंदु है वो कॉस्मिक रियाल में है। बार बार बिंदु और नाद के विषय में प्रश्न आ रहे हैं। तो बिंदु और नाद जो विषय है, बिंदु विसर्ग जो है वो नेक्टर, वो अमृत तत्व के विषय में बात की जा रही है। बस इतना ही उसको समझने की आवश्यकता है, बहुत अधिक इसमें अपने को कुछ कहना नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा था कि हमने कल जो बात रखी थी, कल हम बात आकर रुके थे आकर अश्विनी मुद्रा पर, कि अश्विनी मुद्रा क्या है। अश्विनी मुद्रा अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्रा है। यद्यपि इसके विषय में ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं है, परंतु हम इसके विषय में आपके साथ निरंतर चर्चा मैं करना चाह रहा था कि आप इसको ध्यान दें कि ये एक्चुअल में है क्या। तो मूल बंध में जब हम इसको परफॉर्म करते हैं मूल बंध के दृष्टिकोण से, तो इसमें जो पेरिनियम है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसको ऊपर नीचे ले जाने की बात करते हैं। वो जो प्रक्रिया है उसे अश्विनी मुद्रा कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एनस इज नोन एज अश्विनी मुद्रा। तो ये एक कल हमारे एक दो भाई और बहनें भी पूछ रहे थे कि हमारे परिवार में यदि
पायल्स और भगंदर है तो हमें हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये जेनेटिकली भी होता है। दूसरा मैंने कहा था कहने के कैसे बचाव हो सकता है, तो हमने कहा कि उसके बचाव के लिए आप बाह्य प्राणायाम में बैठें, कब्ज़ नहीं होने दें, कपालभाति का प्रयोग करें, पानी ज़्यादा पिएं, तो उससे पाइल्स वगैरह नहीं होगी। और ये हो ही नहीं प्रक्रिया तो इसमें अश्विनी मुद्रा है। इसमें कहते हैं कि जैसे घोड़ा इस प्रकार की प्रक्रिया करता है तो वो उसी प्रकार की प्रक्रिया अश्विनी मुद्रा में की जाती है। जब एनस की when the movement of anus is contraction and relaxation, it indicates a likewise movement in horse also with the rectum during evacuation of the bowels. Evacuation of bowel में जिस प्रकार घोड़ा वो मुद्रा करता है वैसी ही मुद्रा का नाम अश्विनी मुद्रा है। कंट्रैक्शन ऑफ द एनस इज कॉल्ड अश्विनी मुद्रा। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है। तो मैंने बहुत से योगी इस प्रकार की मुद्रा किया करते हैं, तो आप लोग भी इस बात को ध्यान में रखेंगे। कुछ बातें जो विशेष हैं मैं अब वही आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें जो जीवन उपयोगी हैं और अपने को पता होनी चाहिए उसके विषय में हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं। तो आपको आप में से कौन सा व्यक्ति हठ योग से जो नई कुछ चीज़ सीखी है वो अपने जीवन में अपना रहा है, वो ज़रा लिखने का प्रयास करें। कुछ मैंने कहा कि मूलबंध उद्यान बंध के साथ भी किया जाता है, केवल मूलबंध भी किया जाता है और जालंधर बंध के साथ भी मूलबंध किया जाता है, और तीनों मिलाकर ऐसे 4 टेक्निक मूलबंध की आती हैं जिसमें चारों ही किया जाता है। चलो आज 64th हम पढ़ रहे हैं। प्राणापानो नाद बिंदु मूल बंधेन च एकताम गत्वा योगस्य संसिद्धि गच्छतो नात्र संशयः। देयर इज नो डाउट दैट बाय प्रैक्टिसिंग मूल बंधा प्राण अपान एंड नाद बिंदु आर यूनाइटेड। प्राण अपानो नाद बिंदु मूल बंधेन च एकताम, दोनों एक हो जाते हैं। इसी दिस इज कॉल्ड योगा, दिस इज कॉल्ड द यूनियन। ये है यूनियन जिसके विषय में कह रहे हैं कि हम अभी तक ये जानते थे कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होने का नाम योग है। तो कह रहे हैं कि भैया ये तो बहुत ऊपर की बात हो गई। पहली बात तो ये है कि आपकी प्राण और अपान वायु मिल जाए और वहाँ से नाद और बिंदु दोनों मिल जाएं, इसकी यूनियन का नाम योग है। तो आज एक योग की आपको बहुत सुंदर डेफिनेशन मिली है। आदरणीय आनंद आर्य जी भी इसको डाल रहे हैं। प्राण अपानो नाद बिंदु मूल बंधेन च एकताम गत्वा योगस्य संसिद्धिम। जिसने ये कर लिया उसको टोटल परफेक्शन विल बी अटेन्ड बाय दैट योगी। यह इच्छतो नात्र संशया, इसको प्राप्त करने के बाद नात्र संशय, फिर कुछ और प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रहती है। नो संशय, नो डाउट एट ऑल। तो ये बहुत सुंदर 64th में इसको कहा गया है। और अब हम आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि रक्त और शुक्ल बिंदु के विषय में जो बात की गई है, शुक्ल और रक्त बिंदु क्या होते हैं, मैंने उसके विषय में बताया कि वह सूर्य और चांद के दृष्टिकोण से भी नापा कहा जाता है उसे, और उसे स्पर्म और ओवा के दृष्टिकोण से भी कहा जाता है। परंतु यहाँ स्पर्म और ओवम की बात नहीं है, क्योंकि ये बिंदु और के विषय में हम यदि बात करेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक इनहिबिशन ऑफ हार्मोन्स upon their source is well known to scientists. It means that hormonal end product such as testosterone in the male and estrogen, progesterone in the female is produced by the testes and ovaries due to stimulation of the gonadotropins. और जो gonadotropins हैं ये पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। तो ये पिट्यूटरी से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उनके विषय में बात हो रही है। ये ओवम और स्पर्म के विषय में बात नहीं हो रही है। जो उनकी सिक्रीशन को इफेक्ट करता है, दोज हु इफेक्ट द सिक्रीशन ऑफ स्पर्म एंड ओवा while stimulating the gonadotropins from the pituitary gland, these hormones are called, ये जो विशेष हार्मोन्स हैं वो कहलाए जाते हैं जो बिंदु के रूप में, जो हमारे जीवन को नई ऊर्जा से भर देते हैं। इन दिस वे हार्मोनल इफेक्ट्स आर एक्सर्टेड इन द बॉडी इन ए फिट्स एंड स्टार्ट्स मैनर with a continued state of imbalance between production and consumption of hormones। तो लगातार प्रोडक्शन हो रही है परंतु उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो उसका इम्बैलेंस हो जाता है। उसको बैलेंस करने का काम
और जो डीजनरेशन हो गई है उस डीजनरेशन को रीजनरेशन करके सेल्स का रीजनरेशन शुरू करने का कार्य इन हार्मोन्स के माध्यम से होता है। दिस इज द एमर्जेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस नादा इन द ब्रेन। द ग्रोस बिंदु इज द रिप्रोडक्टिव सिक्रेशंस हैज़ बीन विथड्रॉन एंड ट्रांसम्यूटेड इनटू नादा। तो ये जो ब्लिसफुल इटर्नल सीड साउंड है, ये जो ब्रेन में होती है, ये नाद कहलाती है। बिंदु हैज़ बिकम नादा। Control of sexual impulses has been attained. Consciousness has been liberated into realms of experience, and simultaneously the dependent glands and organs of the bodies are preserved. तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि जो बिंदु है वो नाद में कन्वर्ट हो जाता है, ये योग है। तो आज हमने योग की 2 परिभाषाएं बताई कि योग मायने अपान की प्राण से मिलने की प्रक्रिया को, द यूनियन ऑफ अपाना विद द प्राण वायु इज कॉल्ड योगा। व्हेन बिंदु कन्वर्ट्स इनटू नादा, दैट इज स्टेट ऑफ योगिक अचीवमेंट। तो इसको अपने को ध्यान में रखना है। दिस इज द ब्लिसफुल एटर्नल सीड साउंड एमिनेटिंग विद इन द ब्रेन। तो ये एक आपको नाद जो सुनाई देता है उस के विषय में यहाँ बात की जा रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अपान प्राणयोर ऐक्यम क्षयो मूत्र पुरुषयो। मूत्र पुरुष अर्थात जो आपका स्टूल है और यूरिन है वह क्षय बहुत कम होना शुरू हो जाता है। अपान प्राण ऐक्यो, दोनों का यदि एक हो जाए, व्हेन विद द कांस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ द मूल बंधा, जब मूल बंध लगाने से अपान और प्राण एकत्व की स्थिति में आ जाते हैं तो क्या होगा, मूत्र और पुरुष जो यूरिन है और स्टूल है वह उनका कम होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्षय का मतलब पूर्णतः समाप्त हो जाएगा ऐसा नहीं है। युवा भवति वृद्धो अपि सततम मूल बंधनात्। तो क्या होगा उससे, युवा भवति वृद्धोपि, जो वृद्धो अपि, जो बूढ़ा है वो भी युवा हो जाएगा। सततम मूल बंधनात्, लगातार जो मूल बंध में बैठने का अभ्यास कर लेता है वह सततम निरंतर अभ्यास से वह युवा हो जाता है। तो ये बहुत सुंदर हमने आपके साथ जो चर्चा चल रही है, बहुत सुंदर आख्यान इसमें कहा जा रहा है कि योग के अलग अलग विषय इसमें सामने आ रहे हैं कि योग माने अपान वायु और प्राण वायु का मिलन। और अपान वायु और प्राण वायु कहाँ मिल रहे हैं, ये देखिए कि हम कल आपके विषय में थोड़ा सा और इसको ढूंढ रहे थे कि मूलबंध और उद्यानबंध क्या है। ये दिस इज द टेक्निक जो लोअर सेंटर से हायर सेंटर, ग्रॉसर सेंटर से सबटल सेंटर की ओर जो कन्वर्ट करती है इम्पल्सिस को, जो हमारी नर्वस इम्पल्सिस हैं उसको उधर शिफ्ट करती है। तो हाई लोअर टू हायर, ग्रॉसर टू सबटलर सेंटर की ओर शिफ्ट करती है। और जो नेवल फायर है उसे कहते हैं मणिपुर चक्र। तो मणिपुर चक्र जो हीट ले लेता है, ये कह रहे हैं कि नीचे से फैन जैसे पंखा चल रहा है, नीचे से अपान वायु पंखे के रूप में हवा दे रही है, ऊपर मणिपुर चक्र है उसमें आग है और वह आग ऊपर की ओर जा रही है, वो समान के साथ मिलकर और समान के साथ और ऊपर जाकर प्राण में मिलने का प्रयास करती है। उससे वो बिंदु का निर्झरण शुरू होता है और वहाँ से हमें एक ऊर्ध्व शक्ति की प्राप्ति होती है। तो यह मूल बात उन्होंने कही है। ततो या तो वह्यम अपानो प्राणम उष्ण स्वरूपकम तेन अत्यंत प्रदीप्त अस्तु ज्वलनो देह जस तथा। देन व्हेन अपाना एंड द fin meet with prana which is itself hot, the heat in the body is intensified। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं तो मणिपुर चक्र में अग्नि है, समान नाभि में समान प्राण है, वह अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है। नेवल फायर यहाँ पर है, नीचे से अपान वायु उसको पंखा करती है। जब आग में पंखा लग जाता है, पीछे से पंखा लगने लग जाए तो वो आग ऊपर की ओर उठने लग जाती है और वह आग प्राण तत्व की ओर बढ़ती है। इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं और इसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है तो उसकी चर्चा हो रही है कि वह हीट जाकर बॉडी में प्राण तत्व से मिल रही है। इस प्रकार उसको डिपिक्ट किया गया है।
तो हम इसके विषय में जो चर्चा कर रहे थे, द अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ मूल बंधा एंड जलंधर इज द सेम एज उद्यान एंड जलंधर। जैसे उद्यान और जलंधर का इफेक्ट है, वैसे मूल बंध और जलंधर बंध का इफेक्ट है। तो हमने आज इसकी चर्चा की। अब हम तेन कुंडलिनी सुप्तः संतप्तः संप्रबुध्यते दंडाहतः भुजंगी वह निश्वस्य ऋजुताम व्रजेत थ्रू दिस द स्लीपिंग कुंडलिनी इज अरोज्ड। तो कहते हैं जब वो एयर नीचे से अपान वायु उठ रही है, ऊपर अग्नि तत्व है, उसको अग्नि को वायु लगती है तो ऊपर की ओर उठता है, उससे कहते हैं कुंडलिनी का जागरण हो जाता है। कैसे? द स्लीपिंग कुंडलिनी इज अराउज्ड बाय द एक्सट्रीम हीट। जो तेज हीट पैदा होती है उससे कुंडलिनी जागृत होती है। एंड इट स्ट्रेटन्स इटसेल्फ सच एज सर्पेंट बीटन विद ए स्टिक स्ट्रेटन्स एंड हिसेस। जिस प्रकार लाठी से सांप को मारने के बाद सांप बिल्कुल सीधा हो जाता है, और जब उसको लाठी से उठाते हैं तो बिल्कुल सीधा हो जाता है और हिसिस की आवाज़ करता है, ठीक वैसी ही आवाज़ कुंडलिनी जागरण के समय होती है। बिलम प्रविष्टेव ततो ब्रह्मनाद अभ्यंतरः व्रजेत तस्मा अनित्यम मूलबंधः कर्तव्य योगी भी सदा। जस्ट एज ए स्नेक एंटर्स इट्स होल्स। मिल्क में जैसे सर्प प्रवेश कर जाता है, सो कुंडलिनी गोज इनटू द ब्रह्म नाड़ी। ऐसे ही कुंडलिनी ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश कर जाती है। व्रजेत मायने प्रवेश कर जाती है, वैसे ही ततो ब्रह्म नाड़ अभ्यंतर व्रजेत। बिलम प्रविष्टो ततो, जैसे स्नेक तस्मिन नित्यम मूलबंधा, इसलिए मूलबंध को निरंतर लगा के रखना चाहिए। कर्तव्य योगी भी सदा, इसको योगी जो हैं उनको मूलबंध के विषय में कहा जा रहा है कि उसको लगातार लगा के रखने से, जैसे सर्प है वो अपने बिल में पहुंच जाता है, वैसे ही इसके माध्यम से कुंडलिनी ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश कर जाती है। तो अब हम अपने 70वें श्लोक पे जलंधर बंध के ऊपर चलते हैं कि जलंधर बंध क्या है। ये से हम उज्जयी क्या करते हैं, उज्जयी में भी हमारा पूरा जो ध्यान है वो हमारी थायराइड के ऊपर रहता है, और ऐसे ही हम जलंधर बंध में करते हैं। जो चिन्ह है उसको हार्ट लॉक, इसको चिन्ह लॉक कहते हैं, इसको थ्रॉट लॉक कहते हैं। जैसे हमने उज्जयी में बात की, जलंधर बंध की बात, थ्रॉट लॉक, चिन्ह लॉक। तो अथ जालंधर बंधः कंठम आकुंचयम हृदय स्थाप्य चिबुकम दृढ़म बंधो जालंधर आख्यो अयम जरा मृत्यु विनाशकः। कॉन्ट्रैक्टिंग द थ्रॉट बाय ब्रिंगिंग द चिन टू द चेस्ट इज द बंधा कॉल्ड द जलंधर बंध। इट डिस्ट्रॉयज ओल्ड एज एंड डेथ। तो यह ओल्ड एज और डेथ को समाप्त करती है। इतना इसके विषय में कहा गया जलंधर बंध का। बदनाती ही सिरा जालम अधोगामी नभो जलम ततो जलंधरो बंधा कंठ दुख अघो नाशनः। दैट इज द जलंधर बंध विच कैचेज द फ्लो ऑफ नेक्टर इन द थ्रॉट। तो ये कह रहे हैं कि जो बिंदु है वो जब उससे झरण हो रहा है अमृत तत्व का, वो नीचे ना चले जाए, इसलिए उसे कंठ में रोकने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ये नीचे जाकर उस अग्नि में, जो मणिपुर चक्र की अग्नि है, उसमें जाकर जल ना जाए। तो इसलिए बार बार जालंधर बंध की बात की जा रही है। दैट इज जलंधर बंध विच कैचेज द फ्लो ऑफ नेक्टर। बदनाती ही सिरा जालम, यहाँ जो सिरा जाल है वहाँ पर इसको बांध दिया जाता है। अधोगामी नभो जलम, तो नभो जल मतलब, नभो जल कौन सा है? वो जो मेरू पर्वत से निकल रहा है, फाउंटेन फ्रॉम दी मेरू, फाउंटेन ऑफ एनर्जी, जो ऊपर से फाउंटेन ऑफ एनर्जी निकल रहा है, उसको नभो जलम, उसको बदनाती ही सिरा जालम, उसको सिरा जाल में बांधने का काम कर रहे हैं, जो नीचे की ओर ना जाए। तो जलंधरो बंधा, उसे जलंधर बंध कहते हैं। कंठ दुख अघो नाशनः, उससे गले के सारे रोग नष्ट होते हैं। तो जो जालंधर बंध है वह आप लोगों ने उस दिन देखा था, आज फिर हम दिखा देते हैं। जालंधर बंध में आप देखेंगे जो लंबा गहरा सांस लेकर श्वास को बाहर छोड़ते हुए आप अपनी ठोडी को छाती पर लगा देते हैं, ठोडी को छाती पर लगा देते हैं।
तो ये जलंधर बंद बहुत सुंदर इसके विषय में कहा गया है। इसमें कहा गया कि सिद्ध आसन पद्मासन में या योनि आसन में बैठकर उसमें या वज्रासन में बैठकर सुखासन में बैठ के भी किया जा सकता है। और इसमें हथेलियां आप अपने घुटने पर रख सकते हैं और पूरी बॉडी को रिलैक्स करके इनहेल स्लोली एंड डीपली एंड रिटेन द ब्रेथ, अंदर श्वास को होल्ड किया जाता है और फिर जो आपका चिन है सो दैट इट टचेज द चेस्ट, इसको नीचे किया जाता है और चेस्ट को टच करते हैं और मोर स्पेसिफिकली द कॉलर बोन। साइमल्टेनियसली स्ट्रेटन द एल्बोज एंड रेज द शोल्डर्स, और कंधों को ऊपर की ओर खींचा जाता है। होल्ड फॉर एज लॉन्ग एज कंफर्टेबल, जितना समय तक आप कंफर्टेबल कर सकते हैं, श्वास को रोक सकते हैं अंदर, उतना समय अपने को अवश्य रोकना चाहिए। एक्सहेल इन ए वेरी स्लो एंड कंट्रोल्ड मैनर, धीरे धीरे इसको छोड़ना चाहिए। कम से कम 5 बार करने का इसका विधान है और 1 मिनट या 2 मिनट तक हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो इस विषय में चर्चा चल रही है। जालंधरे कृते बंधे कंठ संकोच लक्षणे न पीयूषम पत्रे अग्नो न च वायु प्रकुप्यति। हैविंग डन जलंधर बंदा बाय कॉन्टैक्टिंग द थ्रॉट, द नेक्टर डज नॉट फॉल डाउन इनटू द गैस्ट्रिक फायर एंड द प्राणा इज नॉट एजिटेटेड। तो मूल रूप से इस विषय में कहा गया, आप इतना सा बात को ध्यान रख लीजिए। वो कह रहे हैं कि यहाँ से अमृत तत्व निकल रहा है और यहाँ पर अग्नि तत्व है और इस अमृत तत्व को वो कह रहे हैं कि गले में ही रोकना है। यहाँ पर उसको ग्रहण करने के लिए ग्लैंड्स हैं और इसका उदाहरण वो दे रहे हैं कि जैसे भगवान शिव ने विष को यहाँ धारण किया था, वैसे ही आप यहाँ पर अमृत धारण कर लें। यहाँ स्थान है और इसको लगातार आप बना कर रखें और इसको नीचे ना गिरने दें। ना पीयूषम पततयो अग्नो, ना पीयूषम पतत, इसको पीयूष मतलब अमृत तत्व को, पतता इसको नीचे ना गिरने दे, अग्नो अग्नि में, नाचा वायु प्रकुप्यति, फिर इससे वायु भी प्रकुपित नहीं होगी, प्राण भी इससे प्रकुपित नहीं होगा प्रकार, और ये सब सम अवस्था में आ जाएगा और आप सब प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाएंगे। द पैराथायराइड ग्लैंड्स विच रेगुलेट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड कंट्रोल द डेंसिटी ऑफ बॉडी by regulating the amount of calcium in the body, blood and bones are situated on either side of the thyroid gland. They are also influenced. तो कल हमने बात की थी थायराइड की, आज हम बात कर रहे हैं पैराथायराइड की। तो थायराइड में कल हमने बात की थी कि आपकी ओबेसिटी डिपेंड करती है, ऐसे ही आपकी हड्डियां कितनी मजबूत हों, उसमें हड्डियों में कितनी शक्ति हो, वह कंट्रोल किया, रेगुलेट्स द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। अब आप देखते हैं कि आप ऊपर से दूध पी रहे हैं, आपकी हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया, आप देखते हैं कि सामान्यतः व्यक्ति गिरा, फ्रैक्चर हो गया। तो यहाँ थायराइड और पैराथायराइड 2 ग्लैंड्स हैं जो हमारे हार्मोन्स की सिक्रीशन, हमारे शरीर के अंदर शक्ति, फैट को भी मेंटेन करती हैं, मेटाबॉलिक रेट को, हार्ट के रेट को मेंटेन करती हैं, कैल्शियम के जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी मेंटेन करने का काम करती हैं। तो मैनी ऑफ द क्रॉनिक एंड कॉम्प्लेक्स डिजीज सीन इन लेटर लाइफ occur due to inherent imbalance between the production and consumption of the hormones in the body or many decades। जो आपको बाद में आपको रोग दिखाई दे रहे हैं बुढ़ापे में, उसका बड़ा कारण ये है कि ड्यू टू इनहेरेंट इम्बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ हार्मोन्स। वो हार्मोन्स प्रोड्यूस तो हुए परंतु वो कंज्यूम नहीं कर पाए हम, वो उनको कह रहे हैं अग्नि ने खा लिया। जो आपकी जो अग्नि थी नीचे मणिपुर चक्र में, उसने उसको खा लिया, वो उसको आपने गले पर संभाला नहीं। यह विशेष रूप से बात कह रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि आपको जालंधर बंद विशेष रूप से लगाना चाहिए और आपको बंधों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ योगिक कंसेप्ट ऑफ कैप्चरिंग द नेक्ट्राइन फ्लो एट द थ्रॉट लेवल, देयर बाय मॉडरेटिंग द रेट ऑफ डिके ऑफ बॉडीज ऑर्गन। इससे आपका जो बॉडी का डिके है, जो आपका शरीर का क्षरण हो रहा है, उसके ऊपर आप नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने इसके विषय में चर्चा की। तो इसका समापन यदि हम करें तो इस दृष्टिकोण से कर सकते हैं। कंठ संकोच नैनैव द्वे नाड़यो स्तंभयेद दृढ़म मध्य चक्रम इदम गेयम षोडश आधार बंधनम। अब ये षोडश आधार के विषय में यदि हम बात करें तो इसमें 16 आधार बताए गए हैं। उन सबको
इसमें लाभ मिलने वाला है। और सबके विषय में इसकी चर्चा इसमें आप दिखाएंगे कि हम चर्चा की गई। बाय फर्मली कॉन्टैक्टिंग द थ्रॉट कंठ संकोच नैव द्वे नाड़यो द टू नाड़ीज, दो नाड़ियाँ कौन सी हैं? ईड़ा और पिंगला। स्तंभेद दृढ़, वह उनका जो स्तंभ हो जाता है वो पैरालाइज हो जाती हैं, उनको ऐसा जकड़ दिया जाता है। एंड द 16 आधार्स ऑफ द मिडल चक्रास आर लॉक्ड, और जो षोडश आधार हैं उन सबको भी बांध दिया जाता है। और तब जाके मध्य चक्रम इदम गेयम, तब जाके जो हमारा सुषुम्ना है वो जलंधर बंद परफॉर्म होता है और उससे सुषुम्ना का जागरण होता है। When Jalandhar Bandha is performed, the flow of Shakti in Ida and Pingala is arrested and prevented from flowing between the head and the body. There is subtle restructuring in the energy circuit, and the energy which had been flowing in Ida and Pingala is induced to flow through Sushmana. तो जो ईड़ा और पिंगला को हम इतना ज़्यादा आपस में कॉन्टेक्ट कर देते हैं, कंट्रैक्शन करने से क्या करते हैं कि उसकी जो ईड़ा और पिंगला है उसका जो फ्लो है हम उसको सुषुम्ना से प्रसारित करने का प्रयास करते हैं। और इस द ईड़ा पिंगला डिस्क्राइब्ड एज बिकमिंग इनर्ट और पैरालाइज्ड, तो उनको इतना टाइट कर देते हैं जिससे जलंधर बंद कॉजेज प्राणा टू कलेक्ट इन विशुद्धि चक्रा, तो उससे प्राण जो है जलंधर बंद से विशुद्धि चक्र पे इकट्ठे होने लग जाते हैं। द मिडल चक्रा बिटवीन द फिजिकल बॉडी एंड द ब्रेन सेंटर, तो ये मध्य चक्र किसकी बात कर रहे हैं? मध्य चक्र मायने विशुद्धि चक्र की बात कर रहे हैं। और विशुद्धि चक्र को इस प्रकार दिखाया जाता है। तो हम जलंधर बंद के कारण विशुद्धि चक्र पर इनको बिंदु को धारण करने की बात कर रहे हैं। विशुद्धि इज डिस्क्राइब्ड एज अ डीप पर्पल लोटस विच हैज 16 पेटल्स कॉल्ड आधाराज, which means sport or receptacle which contains a particular fluid. Each petal or adhara has a specific potential power or force. The 8th petal is said to contain poison. The 16 अमृत nectar. तो जो 8 हैं उसको तो विष और 16 को अमृत कहा गया है। The potential force of each petal is represented by the बीज मंत्रास आम आम ईम उम ओम रिम रीम उल रीम। ये इस प्रकार जो बीज मंत्र हैं उसके विषय में इसमें चर्चा आई है। और बाकी चर्चाओं को हमने आपको कहा कि धीरे धीरे हम इसके समापन की ओर हैं, बहुत अधिक और चर्चा नहीं करते हुए। मूल स्थानम समाकुंचम उद्यानम तु कार्येत ईडाम च पिंगलाम बद्ध्वा वाहयेत पश्चिमम पथे। By contacting the perineum, performing Udyan and locking Ida and Pingla with Jalandhar, Sushmana becomes active. मूल स्थानम समाकुंचम, जो मूल स्थान है अर्थात जो मल द्वार है उसको जब हम आकुंचन कर देते हैं, उद्यानम तो कार्येत और उद्यान बंद लगा लेते हैं, ईडाम च पिंगलाम बद्ध्वा, ईड़ा और पिंगला को कब बांध देते हैं? हम जालंधर बंद करके बांध देते हैं। तो क्या होता है? वाह्येत पश्चिमी पथि, तो जो आपका प्राण है वह सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाह करने लग जाता है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बहुत धीरे से हमें बहुत अच्छे से इन बंधों के विषय में सिखाया है और पतंजलि के सब कार्यकर्ता बहुत अच्छे से बंध लगाना जानते हैं और यही आपकी योग में उन्नति के मूल कारक तत्व हैं। अन्येनैव विधानेन प्रयायति पवनोलयम, अनेक प्रकार से इस प्रकार पवन को प्राणवायु को लय करने का रास्ता बताया जाता है। ततो न जायते मृत्यु जरा रोग आदिकम, तथा इसके करने से ना तो फिर मृत्यु होती है, ना जरा आती है, ना रोग होता है। इसके विषय में वो बार बार कह रहे हैं कि पवन का लय हो जाता है। बाय दिस मीन्स द प्राण एंड ब्रेथ बिकम स्टिल, प्राण और जो श्वास और प्रश्वास है वह स्टिलनेस आ जाती है, उसको रोकने की आपको ताकत आ जाती है, उसमें निरंतर निरोध करने की क्षमता आ जाती है। दस डेथ ओल्ड एज एंड सिकनेस आर कंकर्ड, इससे आप अपनी मृत्यु का, अपने रोगों का निश्चित रूप से उसको आप जीत सकते हैं, उसको कंकर कर सकते हैं। तो आज हमने 75 श्लोक तक पढ़ा है। कल से हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे और हमने कहा कि कल हम विपरीत करनी मुद्रा
और फिर उसके बाद शक्ति चालन मुद्रा के विषय में करेंगे। लगभग 130 श्लोक हैं इसमें और लगभग हम 20 श्लोक इसमें से छोड़ेंगे और अभी हमारे पास फिर भी 30-35 श्लोक हैं जो हम कल या परसों तक, उसको परसों तक तो निश्चित रूप से 9 तारीख को पूरा कर देंगे और 10 तारीख से जो लेसन 4 है उसको आरंभ कर देंगे। आइए आज की कक्षा को समापन की ओर चलते हैं। पुनः आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, बीच में अचानक क्योंकि परम श्रद्धे का फ़ोन आने की वजह से और उनका निर्देश मिला तो मुझे एक बार उठकर जाना पड़ा। बीच में अचानक डॉक्टर ज्योति ने उस व्यवस्था को संभाला। आपको पुनः बहुत अभिनंदन। कल हमारे भाई विष्णु भूतड़ा जी का, जो हमारे महाराष्ट्र पूर्व के राज्य प्रभारी का दायित्व देखते रहे हैं पतंजलि योग समिति का, आजकल वहाँ पर पूज्य स्वामी आनंद देव जी सेवा दे रहे हैं। उनका कल जन्मदिवस था आदरणीय भाई विष्णु जी का, विष्णु भूतड़ा जी का। आज हमारे भाई भवन लाल जी, उनके सुपुत्र राजकुमार का जन्मदिवस है। उनको पूरे संगठन की ओर से बहुत मंगल कामनाएं। प्रभु बेटे को बहुत शक्ति प्रदान करे और वह इसी प्रकार आदरणीय भाई भवन लाल जी के ताकत बनकर कार्य करते रहें। आज के सत्र के समापन के लिए आइए सबके मंगलमय की प्रार्थना करते हुए चलते हैं ध्यान में। 1 मिनट सब लोग ध्यान करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी। हमने आपके लिए एक टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है हठ योग व्यूअर्स के नाम से। तो हठ योग के जो हमारे साथी हैं उस पर कोई प्रश्न करना चाहें तो हमने कहा कि अब वो जो लोग हठ योग की इस कक्षा में हैं उनके लिए एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है। तो आप डॉक्टर जयरी पारिया के नाम से मेरा वो ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, फिर हम आपको उसमें शामिल कर लेंगे। इसमें लिंक डाल दिया है, आप देखेंगे तो जब आप शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो आपको ग्रुप दिखाई देगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।
ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषामपि सुखिनः भवन्तु।